हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम कर रहे थे लास्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक कंसेप्ट्स को ही आगे बढ़ाते हुए हम आज करते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स जो कि यूज होंगे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फर्स्ट तो अगर आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आपका द कंपाउंड इन विच the central metal atom is linked to the number of neutral molecules by coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है ना आपको कि एक एटम तो इसमें अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए और दूसरा कुछ भी नहीं देता। तो वो मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बाय डोनेशन डोनेट कर रहे हैं ये दोनों के दोनों ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन by these ion, जो भी लिगेंड्स हैं हमारे, by these ion और न्यूट्रल मॉलिक्यूल to the central metal atom. तो देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये होते हैं कंपाउंड्स जिसमें कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, कोई भी सेंट्रल एटम ले लीजिए आप, जैसे आयरन ले लीजिए, इज लिंक टू नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से जुड़ा होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे आपका NH3 हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ही जुड़ा हो, वो एनायन से भी जुड़ा हो सकता है। जैसे Cn पे -1 चार्ज है, CN6, ठीक है, तो ये इस तरह से भी जुड़ा हो सकता है आपका FeCN6 4 नेगेटिव। इसमें क्या हुआ होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा Cn और आयरन के बीच में। जो Cn है उसने डोनेट किए होंगे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाने के लिए। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम को जो उसके साथ अटैच्ड लिगेंड होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें मेटल जनरली ऐसा होता है कि मेटल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, जो भी बॉन्ड बनता है वो लिगेंड की तरफ से बनता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते ही क्यों हैं, क्यों कहते हैं ऐसा कि दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? दीज आर सो नेम्ड, इनको हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन ऑल सच कंपाउंड्स, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं ना आपके, इन ऑल सच कंपाउंड्स द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड विद द लिगेंड्स के साथ ये किस टाइप के बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही बोलते हैं। अब हमारे पास टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है ना वो किस किस टाइप के हो सकते हैं आपके पास? जनरली जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एक आपके पास होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, और एक आपके पास होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स in which
जो पूरा आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा, इन विच कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हर चीज को। CO NH3 6 3 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एक और लिख लीजिए, जैसे निकल का ले लेते हैं हम Ni NH3 6 2 पॉजिटिव। अगर मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अ कॉम्प्लेक्स in which the complex ion carries a net negative charge। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें AgCN2 ले लीजिए, या तो अब इस पे सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आते ही ये एनायनिक बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अ कॉम्प्लेक्स कैरिंग नो नेट चार्ज, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा निकल CO4 ले लीजिए आप। देखिए कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये क्या है, आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आप डिफरेंस बताइए डबल सॉल्ट में। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था ऑल्दो, लेकिन सिर्फ एक डेफिनेशन बता के मैंने आपको छोड़ दिया था। अगर पूरा डिफरेंस आता है तो आप इसको इलेबोरेट भी कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों में क्या फर्क है, डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डबल सॉल्ट आपका क्या होता है, दे कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है। उसमें 2 सिंपल सॉल्ट हैं, दे कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट्स। 2 सॉल्ट लिए आपने इन इक्विमोलर रेशो, उनको जो मिक्स किया वो इक्विमोलर होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल सेम है, इन इक्विमोलर रेशो। लेकिन कोऑर्डिनेशन में जरूरी नहीं है कि इक्विमोलर रहेगी आपकी रेशो। द सिंपल सॉल्ट्स from which they are formed may or may not be in equimolar ratio। हो सकता है कि वो इक्विमोलर रेशो में मिक्स हो सकता है कि नहीं हो, ये जरूरी कोई रूल नहीं होता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में। जो डबल सॉल्ट होते हैं जनरली वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं आपके, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। और जब आप उसे पानी में घोलोगे ना तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। दे डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के केस में क्या होता है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये नहीं है कि इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी जब आप इन्हें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे। इन सॉल्यूशन दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस। इन सॉल्यूशन फॉर्म
जब सॉल्यूशन फॉर्म होगी, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था कि इसमें इस जो आपके स्फीयर के अंदर होता है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन डबल सॉल्ट में आपको इंडिविजुअल आयंस मिल जाते हैं जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे। दे आर आयनिक कंपाउंड, डबल सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ionic compound, and they do not contain any coordinate bond, and they do not contain any coordinate bond। इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, ये सिंपल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, दे कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता ही बनता है। दे कंटेन coordinate bond, coordinate bond, they contain coordinate bond in their complexes, ठीक है, ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर और डिफरेंसेस की हम बात करें, हम यहाँ पे ले रहे थे डबल सॉल्ट, इधर लिया हमने डबल सॉल्ट और इधर लिया हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डबल सॉल्ट में एक और चीज होती है कि प्रॉपर्टी जो है ना डबल सॉल्ट की, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट जो होती हैं, ठीक है, आर सेम एज दोस ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, जिससे वो जुड़ के बने हैं उसकी प्रॉपर्टी उनको रिजेंबल करती है, दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाती है उसके कंस्टिट्यूएंट से। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, वो डिफरेंट रहेंगी, आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, डबल सॉल्ट जो है, अ डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, जब आप इसे पानी में घोलोगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी बचती नहीं है बेटा। जैसे ही आप उसे पानी में डिसॉल्व करोगे, देखिए जैसे आपने मोहर सॉल्ट लिया, मोहर सॉल्ट है आपका FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। जब आप इसे पानी में घोलोगे ना, Fe आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे, अमोनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, सब अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे, तो ये सॉल्ट ही नहीं बचेगा, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिटेन इट्स आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी बचेगी, रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, इसकी आइडेंटिटी कहीं नहीं जाती। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, CuNH3,4SO4, जब आप इसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो बस SO4 2 नेगेटिव आयन अलग होंगे और ये पूरा जो आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है ये एज इट इज रिटेन्ड रहेगा। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ठीक है। अब हम जनरल टर्मिनोलॉजी की जो बात करते हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो टर्म्स हमारी यूज होती हैं। एक तो वो आपसे पूछेगा कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है आपका, कोई नहीं भी अगर पूछता है, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेटल आयन क्या है। द मेटल एटम और आयन,
to which ligands are attached, जिससे ligands attach होंगे आके या एनायन अटैच होंगे, वो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है, इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, वो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है। जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, ये आप मेरा पहला लेक्चर है लुईस एसिड लुईस बेस के बारे में, वहां से पढ़ सकते हैं कि क्या होते हैं ये। दे आर जनरली लुईस एसिड्स। ठीक है, लुईस एसिड होते हैं ये जनरली, मेन थिंग। दे पोजेस स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत छोटा होता है। हाई आयनिक चार्ज, इनके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, हाई आयनिक चार्ज। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, और इसके पास जनरली जो होता है डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उनको अकोमोडेट कर सके, उनको रख सके। तो इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। दे पोजेस स्मॉल साइज होता है इनका, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है, और जनरली इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें कि जो लीगेंड आएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। अब लीगेंड क्या है, हम कह रहे हैं लीगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन लेके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो लीगेंड्स क्या होते हैं, द डोनर एटम, जो डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, द डोनर एटम, द डोनर एटम कोई भी मॉलिक्यूल हो आपका, और एनायन हो जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज है, विच डोनेट, जिसकी कैपेसिटी हो एक पेयर डोनेट करने की, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, which donate a pair of electron to the metal ion, to the metal ion, जो कि मेटल आयन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, एंड फॉर्म, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मेटल आयन तो कुछ दे ही नहीं रहा, आपका जो लीगेंड है वही दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड with it are called ligands। ठीक है, लिगेंड वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आते हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब तीसरा टर्म आपकी आती है कि डेंटिसिटी क्या है। डेंटिसिटी क्या है, डेंटिसिटी हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि डेंटिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, number of coordinating or ligating 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 groups present in a ligand, कितनी जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है वो, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी, इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। ठीक है, उसको हम उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। तो पहला है इसमें मोनोडेंटेट, और हम यूनिडेंटेट भी बोलते हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए इनके पास सिर्फ बेचारों के पास एक डोनर एटम होता है, दे हैव ओनली वन डोनर एटम, इनके पास सिर्फ एक डोनर एटम है, दैट इज they supply only one electron pair, only one electron pair to
सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि इनके पास एक ही डोनर एटम होता है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा। जनरली एक लोन पेयर होगा तो ये बेचारे एक लोन पेयर दे देंगे, जैसे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, H2O है जिसमें ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर वो दे देता है, NH3 है। ऐसे वाले जो हैं आपके, उसमें क्या है कि दे हैव ओनली वन डोनर एटम। इनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका जो डोनर एटम है देखिए, H2O के केस में सिर्फ एक डोनर एटम है ऑक्सीजन, NH3 के केस में एक डोनर एटम है NH3। ठीक है, तो जब आपके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, OH नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। अब बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट हो एटलीस्ट। बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स में क्या होता है? लिगेंड्स which have two donor atoms and have the ability to link with central metal ion at two position। दो जगह से वो जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल आयन से। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स। कैसे? देखिए बेटा, एक ना बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल आप हर जगह यूज करेंगे ऑक्सलेट आयन का, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। जो आपका सिंपल ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, COH, उसमें से एक एक प्रोटॉन अगर निकल जाता है, जब प्रोटॉन निकलता है तो आपका नेगेटिव एनायन बचता है ऑक्सलेट। इसको हम बोलते हैं एनायन ऑक्सलेट। अब ये यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब यहाँ से भी जुड़ सकता है मेटल आयन से और यहाँ से भी जुड़ सकता है। अगर वो दो जगह से जाके जुड़ सकता है किसी मेटल से तो उसको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इथाइलिन डायमीन की बात करती हूँ आपसे, तो CH2 NH2, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, दूसरी नाइट्रोजन फिर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये यहां से भी जुड़ सकता है, यहां से भी जुड़ सकता है। कंपाउंड क्या है आपका? इथाइलिन डाइअमीन। तो ऐसे लिगेंड्स जो दो जगह से जाके सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ट्राइडेंटेट लिगेंड की, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होगा? तीन जगह से जाके जुड़ जाएगा। ऐसे ही टेट्राडेंटेट लिगेंड चार जगह से जाके जुड़ जाएगा। अब हम अगर बात करें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में EDTA तो बता दिया था कि EDTA जो है वो हमारा क्या होता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब 6 जगह से जुड़ सकता है। अच्छा, तो अब एक आधा और एग्जांपल करके देखें। जो आपका ऑक्सलेट है, अब ये क्योंकि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो कि टू ऑक्सलेट इस तरह से हो ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब देखो, जैसे एक कंपाउंड मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका कोई कंपाउंड, इसमें EDTA उसने बोल दिया 2, ऑक्सलेट उसने बोल दिया 2, क्लोरीन उसने बोल दिया 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर वो आपसे पूछता है कि क्या आएगा, तो आप कैसे बताएंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? तो देखिए, ये जो है EDTA कितना है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मतलब 6, लेकिन दो EDTA हैं तो 6 × 2 12। ऑक्सलेट बाइडेंटेट है, दो जगह से बॉन्ड बना सकता है, दो ऑक्सलेट है हमारे पास, तो × 2 4। क्लोरीन मोनोडेंटेट है, एक जगह से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमारे पास दो क्लोरीन है, तो 2। टोटल कितना हो गया? 12 + 4 16 + 2
18। तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा इसका ए का, वो आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालते हैं। अब एक और छोटी सी टर्म आ जाती है कई बार कि एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है आपका, द यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट मतलब मोनोडेंटेट जो था, जो सिंगल एटम होता है जिसके पास डोनेट करने के लिए, यूनिडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग more than one coordinating atom are called एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा, यूनिडेंटेट है वैसे तो वो, लेकिन उनके पास कोऑर्डिनेटिंग एटम एक से ज्यादा होते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं कि वो एम्बीडेंटेट है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर हम NO2 नेगेटिव की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बना सकता है, लेकिन कोई एक बनाएगा, इसलिए हम इसको मोनोडेंटेट की कैटेगरी में रख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन दोनों के पास है, इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एंड नहीं है कि दोनों के साथ बना लेगा। दोनों बनाएंगे तो बाइडेंटेट हो जाता है, या तो नाइट्रोजन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, जब ये मेटल आयन से जुड़ते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन ने बनाया, तो आपका इस तरह से बनता है, और ये आपका मेटल और नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन बनाएगा तो कैसे बन जाएगा, मेटल, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया नाइट्रोजन, ये आपका बनता है नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो बन रहा है थ्रू ऑक्सीजन, और ये भी नाइट्राइटो बन रहा है लेकिन थ्रू नाइट्रोजन। तो ऐसे ही जो आपके लिगेंड्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि एक से ज्यादा एटम ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक टाइम पे उनमें से कोई एक एटम ही बनाएगा, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये सब समझ आया है तो we will move to the IUPAC nomenclature or nomenclature of coordination compounds in the next lecture. Have a very good day ahead. Stay safe.